Prerit, can you please keep your cam on? Okay. So हम लोग 10th क्वेश्चन पे थे and this is something related with the weight. Given that 1 cubic centimeter of marble weighs 0.25 kg, 1 cubic centimeter को मैं 1 centimeter cube भी लिख सकता हूँ. 1 centimeter cube weighs how much? 0.25 kg. So this is the volume and this is the weight. मेरे साथ साथ लिख लो ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूँ. When volume is 1 centimeter cube, the weight is 0.25 kg. The weight of marble block 28 centimeter in width, 5 centimeter in thickness is 112 kg. Find the length of the block. तो एक पर्टिकुलर मार्बल ब्लॉक है जिसका वेट है 112 kg. उसका वॉल्यूम हमें ढूंढना है. ठीक है, उसका वॉल्यूम नहीं दिया है, उसका क्या दिया है? मार्बल ब्लॉक का विड्थ दिया है. विड्थ मतलब मैं इसको ब्रेथ मान लेता हूं 28 सेंटीमीटर और थिकनेस दी है, मैं इसको हाइट मान लेता हूं. ठीक है, विच इज 5 सेंटीमीटर. और इसकी लेंथ हमें ढूंढनी है. इसका वॉल्यूम भी नहीं पता, इसकी लेंथ भी नहीं पता. तो वॉल्यूम तो मैं यूनिटरी मेथड से निकाल सकता हूं. यूनिटरी मेथड एवरीबडी नोज. अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वेट 0.25 किलोग्राम है तो हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब विल वे 112 केजी. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 112 टाइम्स 12 अपॉन 0.25. ठीक है, 0.25 होता है 1/4. सो 112 अपॉन 1/4. ये 4 चला जाएगा ऊपर. सो वी विल गेट 112 टाइम्स 4 विच इज 448 सेंटीमीटर क्यूब. ये आ गया इसका वॉल्यूम. क्या मिला हमें? वॉल्यूम. अब वॉल्यूम क्यूबिक ओके क्यूबॉइडल ब्लॉक है ये. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH होगा. वॉल्यूम इज 448. लेंथ हमें नहीं पता है, ब्रेथ है 28, हाइट है 5. इसको सॉल्व करो और लेंथ निकालो. सेंटीमीटर्स में आएगी, कितनी आती है देखते हैं. कम ऑन फास्ट. राइट द होल थिंग एज इट इज, जैसे मैंने लिखा है. सॉल्व करो, आंसर निकालो. कम ऑन. ओके, सो यू आर सेइंग लेंथ इज 308 सेंटीमीटर. एनीबडी एल्स? मुझे नहीं लग रहा है ये सही आंसर है. सर लेंथ 3.2 मिल रहा है. 3.2 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर. वेरी गुड. लेंथ इज 3.2. लेंथ इज 3.2. करेक्ट. इसको सॉल्व करोगे तुम्हें 3.2 आना चाहिए. ठीक है, एवरीवन हैज रिटन इट डाउन. कैलकुलेशन तुम अपने हिसाब से चेक कर सकते हो. द आंसर शुड बी 3.2. मेथड जो मैंने बताई है वो है. प्रेरित, अभी भी तुम्हारा कैम ऑफ है. आई डोंट नो व्हाई. प्रेरित, तुम कौन सी कंट्री में हो यार? सर मैं इंडिया में अपने घर में ही हूँ। अच्छा, मैंने इस प्रेरित को स्पॉटलाइट बनाया है दिखाने के लिए कि वो कोई और कंट्री में है. कैन यू सी हिम? नो सर. प्रेरित यार, प्लीज शो योर सेल्फ. Why you are hiding? See, look at Prerit, everyone. Prerit is in some Canada or Norwegian land or maybe somewhere, I don't know. Amazing, man.
प्रेरित, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। Near to you, sir. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में ही सॉल्व कर लिया है। So I would like to give a special shout out to Abhik. Abhik is not here. He is, do you know? Yeah. Yes. So we wish a very speedy recovery to him and his whole family. If he is watching this video later, he should know that we miss him and we wish him all well, and he should recover very quickly. ठीक है, yeah, I know, recording is on. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं क्लास में करना चाहूंगा ये वाला क्वेश्चन। A river 2 meter deep and 45 meter wide is flowing at the rate of 3 kilometer per hour. Find the volume of water that runs into the sea per minute. So this question, okay, Sneha does not know. Sneha, you have not taken English? Yeah, that's why. So Suparna ma'am, who is Abhik's mom, who is an English teacher with Banyan Tree, you know her, Suparna ma'am? Abhik's mom? सर देखा है। हाँ, तो her whole family, Abhik and her elder brother, Abhik's father, Suparna ma'am, everyone is COVID positive. Yeah, just one day back we got the news. 1 or 2 days back. So they are having fever and all right now. So they are at home resting. Nothing serious, but yeah, they are positive. Okay. So this question is about rate of flow. रेट ऑफ फ्लो क्वेश्चंस के कैटेगरी के अंदर आता है ये, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन होता है। और ऑल्दो क्लास 9th में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाना रेयर है, मतलब अगर टीचर तुमसे कोई दुश्मनी या ऐसा कोई बदला लेना चाहती है तो ये क्वेश्चन पूछ लेगी, बट जनरली क्लास 10th में ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बट इसका जो टेक्निक है, तुम अगर एक बार समझ गए तो 9th और 10th और एनी क्लास यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो देखो पहले तो रिवर के बारे में क्या बोल रहे हैं। अ रिवर इज 2 मीटर डीप एंड इट इज 45 मीटर वाइड। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। सो पहले तो ये रिवर के शेप को तुम समझो। हाउ इज द शेप ऑफ द रिवर? इट इज like this. It has a rectangular cross section. ठीक है, it is 2 meter deep and 45 meter wide. 2 meter इसकी डेप्थ है और 45 मीटर इसकी विड्थ है। अब तुम बोलोगे इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ तो रिवर की मेजर करने जाएंगे तो रिवर तो बहुत लंबी होती है। इस केस में जो लेंथ ढूंढने का मेथड है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, so I'm just going to represent the length like this. ठीक है, यहाँ पे let's say that there is a break. और पानी ऐसे रिवर में से बाहर आ रहा है। सो रिवर को मैंने एक पाइप की तरह इमेजिन किया है। ठीक है, ये पाइप की जो विड्थ है वो 45 मीटर है
और ये पाइप की जो डेप्थ है वो 2 मीटर है या हाइट 2 मीटर है। ठीक है, सो ब्रेथ बोल सकते हैं हम लोग 45 मीटर और हाइट हम लोग बोल सकते हैं 2 मीटर। इसकी लेंथ हमें नहीं पता है, इस पाइप की लेंथ, पाइप मतलब रिवर एक पाइप के फॉर्म में है, उस रिवर की लेंथ या पाइप की लेंथ मुझे नहीं पता है, बट आई नो समथिंग एल्स। द रेट of flow of water from the river is 3 kilometer per hour. Now if you understand what is the rate of flow and what does it mean, तो तुम आराम से लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, the rate of flow is equal to 3 kilometer per hour। इसका मतलब क्या होता है पता है? 3000 मीटर अपॉन 1 आवर में कितनी सेकेंड्स होती है? 3600 सेकेंड्स। तुम्हें समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया ये तुम्हें मैं बताता हूं, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट आई एम कन्वर्टिंग किलोमीटर टू मीटर एंड आवर टू सेकेंड्स। अब ये 0 0 यहां से कट हो जाएगा, 6 5 30, 6 6 36, तो ये कितना हो गया? 5/6 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ वाटर और रेट ऑफ फ्लो। मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये मैं एक सेंटेंस में भी लिख रहा हूं, तुम लोग भी लिखो। दिस मीन्स दैट every second 5/6 meters length of water flows out of river into the sea. Every second 5/6 meter length of water flows out of the river into the sea। मतलब ये जो लेंथ मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गई है। वो लेंथ कितनी है? 5/6 मीटर। एवरी सेकेंड, एक सेकेंड में उतनी लेंथ जितना पानी आगे गिर जाता है, हर सेकेंड उतनी लेंथ जितना पानी आगे गिरता रहता है। तो जो लेंथ मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गई है। Therefore लेंथ को हम लोग कितना लेंगे? 5/6 मीटर्स। नाउ यू अंडरस्टैंड क्यों मैंने 5/6 मीटर लिया? बिकॉज जो मुझे रेट ऑफ फ्लो दिया था ना, दैट वॉज इन किलोमीटर पर आवर, विच आई गॉट कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड, which gave me 5/6 meters per second, which meant that 5/6 meters of length of water flows out of the river into the sea every second। ठीक है, तो टाइम भी मिल गया। ये सारी चीज मतलब इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिवर में जा रहा है पर सेकेंड। और हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। एक मिनट में सी में कितना पानी, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर गिर रहा है। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे? विल फाइंड द वॉल्यूम। वी विल फाइंड, देयरफॉर लिखो, मैं जो लिख रहा हूं वही लिखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing into the sea per second is equal to LBH, that is 5/6 times 45 times 2। ठीक है, 2 3s 3 15s, कितना हो गया? 15 5 75 मीटर क्यूब। ये तो एक सेकंड में गिर रहा है इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर सी में। रिवर से एक सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर सी में जा रहा है? 75 मीटर क्यूब। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। एक मिनट में कितना पानी सी के अंदर गिरेगा। Therefore स्टेटमेंट लिखो, volume of water flowing into the sea per minute is equal to 75 times 60। क्यों 60? क्योंकि ये तो एक सेकंड में हो रहा है, पर सेकंड
इतना पानी गिर रहा है, और 1 मिनट में कितनी सेकेंड्स होती है? 60 सेकेंड्स, इसलिए मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 75 टाइम्स 60 कितना होता है? सर 4500। 4500 मीटर क्यूब of water is falling into the sea per minute. 4500 meter cube. This is the answer. इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, प्लीज स्टेटमेंट लिख लेना, पहले चेक कर लेते हैं आंसर। 11th क्वेश्चन, 4500 मीटर क्यूब इज परफेक्ट। प्लीज राइट दिस आंसर। सर वो लेंथ कैसे निकाला सर, एक बार समझाना सर। श्योर श्योर, समझाता हूँ। पहले इतना नोट कर लिया सबने? ठीक है, देखो लेंथ निकालने के लिए हमें एक स्टेटमेंट की जरूरत होती है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो। ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, ये दिख रहा है तुम्हें, रेट ऑफ फ्लो। यू सी दिस, ये देखो क्वेश्चन में दिया है, रिवर इज फ्लोइंग एट द रेट। फ्लोइंग एट द रेट मतलब क्या है? रेट ऑफ फ्लो, इसका मतलब है स्पीड, स्पीड ऑफ फ्लो। ये स्पीड देनी पड़ेगी उनको क्वेश्चन में, उससे ही तुम लेंथ ढूंढ सकते हो। तो व्हेन दे गिव यू द स्पीड और रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर पर आवर और एनी अदर यूनिट, योर प्रेफरेबल यूनिट फॉर कन्वर्जन शुड बी मीटर पर सेकेंड इफ योर ब्रेथ एंड हाइट इज ऑलरेडी इन मीटर्स। मतलब अगर तुम्हें ब्रेथ और हाइट मीटर में दी है तो रेट ऑफ फ्लो को मीटर पर सेकेंड में लेके आओ। अगर ब्रेथ और हाइट सेंटीमीटर में दी है तो रेट ऑफ फ्लो को सेंटीमीटर पर सेकंड में लेके आओ। ठीक है, सो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में, ये रेट स्पीड को, और ये स्पीड का जो नंबर है मीटर्स में सिर्फ, दैट एक्चुअली बिकम्स द लेंथ, दैट बिकम्स द लेंथ। और फिर उसी लेंथ से मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द सी पर सेकंड निकाल लिया, और फिर पर मिनट निकालने के लिए इनटू 60 कर दिया मैंने। अभी समझ में आया अंश? यस सर। श्योर? ओके, ऐसे और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तब जाके क्लैरिटी आएगी और ज्यादा। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, और मैंने जैसे बताया ये 9th में इतना नहीं क्वेश्चन आते हैं, 10th में बहुत आते हैं। 10th में पूरा रेट ऑफ फ्लो के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सर यस, सर पर रेट ऑफ फ्लो में जो किलोमीटर में जो वो दिया है वो वॉल्यूम होना चाहिए ना? रेट ऑफ फ्लो में जो किलोमीटर पर आवर में होता है वो स्पीड होता है। हमें पता है, फिजिक्स में हमने पढ़ा है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ये सारे यूनिट किसके हैं? स्पीड के। तो स्नेहा मेरे को बता, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? ये डिस्टेंस जो है ना, दैट कैन नॉट बी वॉल्यूम, दैट इज ऑलवेज द लेंथ। समझा? डिस्टेंस हमेशा लेंथ होती है जो एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है। यहां पे वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वाटर, तो वाटर कितनी लेंथ ट्रैवल कर रहा है? तो वाटर जितनी लेंथ ट्रैवल कर रहा है उतनी रिवर की लेंथ हमें कंसिडर करनी है पर सेकेंड। एक सेकेंड में उतना लेंथ ऑफ वाटर गिर रहा है रिवर के अंदर, तो वॉल्यूम नहीं होगा वो। रेट ऑफ फ्लो में स्पीड से हमेशा लेंथ मतलब डिस्टेंस निकलेगी। ठीक है? ओके, how many persons can be accommodated in a dining hall of dimensions 20 meter times 60 meter times 4.5 मीटर? डाइनिंग हॉल मतलब एक हॉल है जिसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, इसमें कितने लोग आ सकते हैं? अज्यूमिंग दैट ईच पर्सन रिक्वायर 5 क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर। तो तुम क्या करोगे पता है? एक सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो ताकि आगे भूलोगे तो प्रॉब्लम ना हो। नंबर ऑफ पर्सन्स is equal to volume of hall upon
द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन, वॉल्यूम ऑफ एयर required by each person, that is 5. ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे सीधा आंसर आएगा, मतलब ये मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं। ये हिंट है, हिंट लिखना जरूरी है क्योंकि भूल जाओगे या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये हिंट काम आएगी। नंबर ऑफ पीपल इज वॉल्यूम ऑफ ऑल अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन। इसके बाद द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 1536 मीटर क्यूब, इट्स लेंथ इज 16 मीटर। देखो वॉल्यूम दिया है और लेंथ दी है, ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया है 3:2, तो ब्रेथ को 3x ले लेना, हाइट को 2x ले लेना, और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को 1536 से इक्वेट कर देना, x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट करोगे, ब्रेथ और हाइट मिल जाएगी। बहुत इजी है। हिंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, हिंट ये है कि तुम लेंथ तो दी है 16 मीटर, ब्रेथ को तुम ले लेना ब्रेथ को तुम ले लेना 3x और लेंथ को तुम ले लेना 2x। ठीक है, ये तुम्हारा हिंट है इस क्वेश्चन में। और फिर वॉल्यूम के फॉर्मूला में लेंथ ब्रेथ, सॉरी लेंथ नहीं है, ये हाइट है, ये हाइट है, ब्रेथ 3x और हाइट 2x ले लेना, लेंथ 16 है, तीनों को मल्टीप्लाई करके 1536 से इक्वेट करना, x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू वापस ब्रेथ और हाइट में सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर निकल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, 13th वन। 14th, in a shower 5 centimeter of rain falls, find the volume of water that falls on 2 hectares of ground। ये भी तुम्हारा होमवर्क है। यहां पे 5 सेंटीमीटर हाइट है, हाइट 5 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ ग्राउंड 2 हेक्टर है, एरिया ऑफ ग्राउंड इज इक्वल टू 2 हेक्टेयर। हेक्टेयर क्या होता है पता है तुम्हें? हेक्टोमीटर स्क्वायर, हेक्टेयर होता है हेक्टोमीटर स्क्वायर। हेक्टोमीटर स्क्वायर को तुम्हें कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, या सेंटीमीटर स्क्वायर में भी बोल सकते हैं हम लोग। मीटर स्क्वायर में कर देना ज्यादा सही रहेगा, और ये हाइट को भी मीटर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, लेकिन हेक्टोमीटर टू मीटर कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो हमें पता है किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। ठीक है, तो हेक्टर टू मीटर मल्टीप्लाई होता है 100 से। हेक्टर टू मीटर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हेक्टोमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 100 स्क्वायर होता है 10,000, सो 2 हेक्टर को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 मीटर स्क्वायर। ये है तुम्हारा एरिया ऑफ द ग्राउंड। एंड एरिया ऑफ द ग्राउंड एक्चुअली क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, याद रखो, ये सब चीज मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, मैं हिंट भी दे रहा हूं, ये याद रखना है तुम्हें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तुम करने बैठोगे भूल गए क्या सर ने बोला था। इसलिए मेरे साथ साथ लिख लोगे, स्क्रिबल कर लोगे वहां पे और जगह छोड़ दोगे तो ज्यादा अच्छा है। और तुरंत होमवर्क कंप्लीट करो ताकि फ्रेश रहे दिमाग में, तो तुम जब करने बैठो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, सो बेसिकली 5 सेंटीमीटर रेनफॉल अगर बोल रहे हैं तो हाइट 5 सेंटीमीटर लेनी है और उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। फिर एरिया ऑफ ग्राउंड बोला है 2 हेक्टर, तो एरिया ऑफ ग्राउंड को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, और वो लेंथ इंटू ब्रेथ है। सो तुम्हारे पास बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू है 20,000, एच की वैल्यू है हाइट, तो तुम्हें वॉल्यूम मिल सकता है एल इंटू बी इंटू एच। बस मल्टीप्लाई करना है इनको, आराम से वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल। जस्ट मोमेंट। ओके, ये वाला हो गया, ये भी होमवर्क है। लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस हियर।
ओके 15, 16, 17 ये 3 है. A rectangular container whose base is square of side 5 cm stands on a horizontal table. अच्छा, एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है, कुछ ऐसा दिखता है ये, जिसका बेस स्क्वेरिश है. ठीक है, लेकिन ये है रेक्टेंगुलर. बेस स्क्वेरिश है लेकिन ये है कंटेनर रेक्टेंगुलर. It stands on a horizontal table and holds water up to 1 centimeter from the top. मतलब यहां तक उसमें पानी है. ये कंटेनर में यहां तक अंदर पानी भरा हुआ है. ये पूरा वाटर है. ठीक है, क्या बोला है देखो, एंड होल्ड्स वाटर अप टू 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप. मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, मतलब ऊपर का जो खाली जगह है वो 1 सेंटीमीटर है. When a cube is placed in the water and it is completely submerged, the water rises to the top and 2 cubic centimeter of water overflows. मतलब जब इसके अंदर मैं एक छोटा सा क्यूब डालता हूं, if I place a small cube inside this, तो क्या होता है पता है, ये जो पानी है ये ऊपर की तरफ राइज करता है और फिर कुछ पानी इसमें से बाहर ओवरफ्लो हो जाता है. तुम्हें समझ में आया? Some water overflows. How much water overflows? 2 cubic centimeter. And बाकी का वाटर ऊपर की तरफ राइज करता है और फिर 2 सेंटीमीटर क्यूब ओवरफ्लो कर जाता है. Calculate the volume of cube and also the length of the edge of the cube. This is really interesting question and it is based on one of the very important concepts of physics which is cut or omitted from your syllabus this year, which is known as Archimedes principle. एक फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं, मैं यहाँ पे उसका जरूरत है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूं. इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है दैट इज टेकन फ्रॉम फिजिक्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसके ऊपर बेस्ड है. सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? इट सेज दैट volume of object submerged is equal to volume of water displaced. प्लीज ये फॉर्मूला लिखो, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. मतलब बहुत सिंपल है ये चीज. अगर तुमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल लाइफ में नहीं पढ़ा है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स वेरी सिंपल. तुम्हारे पास एक कंटेनर है, अगर तुम उसमें एक छोटा ऑब्जेक्ट सबमर्ज करते हो तो पानी थोड़ा ऊपर आता है. तुम एक बड़ा ऑब्जेक्ट सबमर्ज करते हो तो पानी और ऊपर आता है. मतलब तुम जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, जितना ज्यादा वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट अंदर डालोगे पानी के अंदर, पानी का लेवल उतना ऊपर आएगा, पानी उतना डिस्प्लेस होगा, अपनी जगह से पानी डिस्प्लेस हो जाएगा. ठीक है, अब इसमें क्या किया मैंने, एक कंटेनर था जिसका बेस स्क्वेरिश था. ठीक है, उसकी बेस की साइड दी है 5 सेंटीमीटर. तो इसमें जो पानी है वो 1 सेंटीमीटर नीचे था, टॉप से 1 सेंटीमीटर नीचे. अब जब मैंने उसमें क्यूब डाला तो पानी ऊपर आ गया और ओवरफ्लो भी हो गया. ठीक है, सो वी कैन फाइंड एक्चुअली हाउ मच वाटर इज एक्चुअली displaced. Yes, Neha, it has everything to do with Eureka because it is about Archimedes. So Archimedes is basically the inventor of the law of flotation. Law of flotation Archimedes के प्रिंसिपल से ही बना है. ठीक है, मतलब शिप्स कैसे फ्लोट करती है उसका पूरा प्रिंसिपल, शिप्स की पूरी डिजाइन ओल्डन टाइम्स में, ग्रीक जब एम्पायर था, रोमन एम्पायर, तब आर्किमिडीज ने ये सारे प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन किए थे. सो यस, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद यूरेका, एंड यूरेका इज अ वर्ड विच आर्किमिडीज स्पोक और एक्सक्लेम्ड, आई कैन से, व्हेन ही डिस्कवर्ड दिस फैक्ट. तो उसके पीछे एक पूरी स्टोरी है
but the story does not have much application right now because we are doing mathematics. But physics में अगर हम ये पार्ट करते तो डेफिनेटली ये स्टोरी बताता मैं तुमको. बहुत फनी स्टोरी है, बहुत हिलेरियस स्टोरी है, और मैं हर साल बच्चों को बताता हूँ. बच्चे बहुत हंसते हैं, बहुत मज़ा आता है उनको. लेकिन मैं तुम लोग को कभी और बताऊंगा मैं. सो बिकॉज वी आर डूइंग मैथ्स, सो लेट्स फोकस हियर. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर. प्लीज ये क्वेश्चन का नंबर लिख लेना. क्वेश्चन नंबर इज 15 जो हम लोग यहाँ पे अभी कर रहे हैं. ठीक है, वी आर डूइंग इट राइट नाउ. सो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना होगा? देखो, सबसे पहले लेट मी शो यू. ये जो मैंने यहां से उप्स फेयर. ठीक है, सो ये जो खाली स्पेस दिख रही है ना, उतना पानी पहले ऊपर आया, मतलब दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच गॉट डिस्प्लेस्ड फर्स्ट. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर में मैं ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं. ओके, प्रेरित इज राइटिंग समथिंग अबाउट वैक्सीन. प्रेरित क्या प्रॉब्लम है? 15 to 18 वैक्सीन क्या हो गया? क्या बोल रहे तू? क्या क्या बोलना. 15 to 18 वैक्सीन आया है ना. ये मतलब ये इस क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है? तो कुछ नहीं छोड़ देता. मैंने तो छोड़ा ही हुआ है, तू डाल रहा है मेरे पे. ये आया वो आया, मेरे को पता है, मैं भी पढ़ता हूँ. टाइम्स ऑफ इंडिया है मेरे घर पे, आता है. प्लीज फोकस हियर यार, ये इंपॉर्टेंट है. ये जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है, दैट मच वॉल्यूम ऑफ वाटर गॉट डिस्प्लेस्ड फर्स्ट. तो इसका वैल्यू कितना है? तो ये है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. इसकी लेंथ 5 है, इसकी ब्रेथ 5 है, और इसकी हाइट 1 है. 5 इंटू 5 इंटू 1 प्लस सिर्फ पानी यहां तक राइज नहीं हुआ है, लेकिन जब मैंने क्यूब डाला तो पानी ऊपर तक राइज होके 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर ओवरफ्लो भी हो गया है. ठीक है, सो +2 भी लिखूंगा मैं यहाँ पे. ठीक है, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना हो जाएगा? 25 + 2 27 सेंटीमीटर क्यूब. 27 सेंटीमीटर क्यूब. दैट इज बेसिकली, सॉरी सर वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर में 5 × 1 लिखा ना, तो 5 कहाँ से मिला? उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है जिसका जो बेस है उसके डायमेंशन 5x5 है, मतलब वो स्क्वायर शेप का बेस है, वो दिया हुआ है. इट इज अ बेस ऑफ स्क्वायर 5 सेंटीमीटर. तो 5 × 5 तो था ही मेरे पास. ऊपर जो खाली जगह है जहां पे वाटर ओवरफ्लो होके भर गया, उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है, इसलिए 5 × 5 × 1. अभी समझा? ओके, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर हो गया 27 सेंटीमीटर क्यूब. तो मेरे पास यहां पे RHS की वैल्यू आ गई, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. आई गॉट इट. ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज, अब जो ये रेड कलर का ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम कितना है? वो क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, उसका वॉल्यूम हम लोग को मिल गया. ठीक है, सो व्हाट वी विल राइट, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज, प्लीज लिख लो सब लोग, इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज का फॉर्मूला है a क्यूब विच इज 27, and a cube is also equal to 3 cube. 27 3 cube होता है, therefore a is equal to 3 सेंटीमीटर. मतलब वो जो छोटा रेड कलर का क्यूब हमने सबमर्ज किया था उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर की. ठीक है, तो हमें क्या बोला है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड ऑल्सो लेंथ ऑफ इट्स एज. वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है,
27 सेंटीमीटर क्यूब और उसकी लेंथ ऑफ द एज हो गई 3 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों आंसर आ गए हमको। दिस इज हाउ यू डू इट। I hope everyone understood question number 15 and some part of Archimedes principle which is omitted from your syllabus. सर इसमें वो कबूतर वाली स्टोरी है ना, वो कबूतर को पानी पीना रहता है, पानी नीचे रहता है, फिर वो पत्थर डालता है। हाँ क्या? नहीं, उसमें आर्किमिडीज क्या क्या करेगा? और वो कबूतर नहीं, कौवा था। कबूतर कौवा नहीं यार, वो कौवा अलग रहता है। कौवा बहुत स्मार्ट है, स्मार्टर देन कबूतर फॉर श्योर। सर इंग्लिश में एक चैप्टर था सर 6th में उसका, यूरेका यूरेका। ओह रियली? वो बाथटब में जाता है और पानी बाहर यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यूरेका चिल्लाया। तो चलो यार, ये स्टोरी का टाइम आ चुका है एंड एवरीवन बी रेडी फॉर द स्टोरी। माय वर्जन इज फनियर वर्जन ऑफ द स्टोरी। तो हुआ ऐसा कि आर्किमिडीज को किंग ने बोला कि एक ऐसी शिप बनाओ जिसमें बहुत लोग जा सके, बहुत सारे सोल्जर्स विद अ लॉट ऑफ गुड्स एंड एनिमल्स एंड हॉर्सेस। बड़ी शिप बनाओ और ये सिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो आर्किमिडीज सोचने लगा कि कैसे करेंगे, क्योंकि बड़ी शिप बनाने के लिए जब भी बनाता था कोई ना कोई बड़ी शिप, वो डूब जाती थी, ठीक है। तो वो ये रिलेशनशिप पहले वो पूरा फॉर्मूला लॉ ऑफ फ्लोटेशन बनाने के पीछे थोड़ा सा अपना दिमाग लगा रहा था। बहुत सालों तक उसने ही ट्राइड टू फिगर इट आउट एंड ही वाज नॉट गेटिंग द सक्सेस। सो वन डे ही वाज कैलकुलेटिंग द होल डे, मेकिंग all the shapes and designs of the boats and doing some calculations related to it, but he was very tired. He was not getting the answer. He was very close to it but not getting it. Whole night he worked and जैसे ही सुबह हो गई उसने सोचा कि चलो नहा लेते हैं, नहा के फिर वापस थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा तो वापस विल ट्राई टू वर्क इट आउट। तो वो गया बाथरूम में, तो बाथरूम उसका बहुत बड़ा था बिकॉज ही वॉज अ रोमन फिगर, तो वहां पे तो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। और पूरा बाथरूम के सेंटर में एक बाथटब था जिसमें हाफ वाटर भरा था उसने, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसे कपड़े निकाल दिए, फिर एक पैर पानी में डाला तो वाटर का लेवल थोड़ा ऊपर आया, फिर दूसरा पैर अंदर डाला पानी के बाथटब के अंदर तो और थोड़ा वाटर ऊपर आया, फिर वो नीचे बैठ गया तो पानी और ऊपर आया, और जैसे ही पूरा बॉडी उसने पानी में डाल दिया तो वाटर ओवरफ्लो हो गया। तो उसको ये समझ में आया कि जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा सबमर्ज होगा पानी के अंदर, उतना वाटर ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, और जितना वाटर ज्यादा डिस्प्लेस करेगा उतना बोएंट फोर्स वाटर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट करेगा और वो फ्लोट करने में हेल्प करेगा। सो दिस आइडिया ही गॉट, एंड एज सुन एज ही गॉट द आइडिया ही गॉट अप फ्रॉम हिज बाथटब एंड ही शाउटेड यूरेका यूरेका। यूरेका मतलब आई गॉट इट, मुझे समझ में आ गया, मुझे मिल गया, ऐसा एक्सक्लेमेशन है एक उस एरिया का, उस लैंग्वेज का। सो बेसिकली शाउटेड यूरेका यूरेका एंड ही वाज सो एक्साइटेड दैट विदाउट एनी क्लोथ्स, you remember he took off his clothes because he was going for bath, without any clothes he started running out of the house। भागने लगा वो नंगा, और बुढ़ा था वो, नंगा पागल बुढ़ा दाढ़ी वाला, वाइट दाढ़ी, और भाग रहा है रोड पे। तो लोग देख के परेशान हो गए, कौन है ये सुबह सुबह यार, कौन पागलों की तरह भाग रहा है ये रोमन स्ट्रीट्स में। और लोग मतलब चिल्लाने लगे, कुत्ते उसके पीछे भौंकने लगे, बच्चे पत्थर मार रहे हैं, ये भाग रहा है आगे, यूरेका यूरेका यूरेका। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, और सीधा गया राजा के दरबार में, किंग के पास, और बोलता है यूरेका यूरेका। और राजा एकदम सुबह सुबह एकदम साफ सुथरा होके नहा धो के आया है, अपने थ्रोन पे बैठा है और अंगूर खा रहा है ऐसे ऊपर से, बहुत शौकीन राजा था, और ये नंगा भाग के आ गया। तो राजा बोलते गए कौन है भाई, इसको भिखारी है, इस साले को पहनाओ, कपड़े पहनाओ इसको, सुबह सुबह के यही देखना है क्या मेरे को, अंगूर खा रहा हूं, क्या दिखा है, कौन है ये, क्या है ये सुबह सुबह, कौन क्या दिखा रहा है ये, कपड़े डालो इसके ऊपर। किसने कपड़े उपड़े डाले, फिर उसने समझाया, तो बोलने का फिर वो बोला कि यार बेटा इतना एक्साइटेड मत हो जाओ अंकल, चचा,
इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं, ठीक है, तुमने कर लिया यूरेका, कोई बड़ी बात नहीं, अब बोट बनाओ, अब हम आर्मी लेके जाएंगे, ठीक है। सो दैट वाज द स्टोरी which I told in my style. If you like the story, hit like and subscribe button and share this video as much as possible. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Okay, great. So this kind of theatrics happened. सर 10 दिन के बाद ट्यूशन वापस ओपन होने वाला है क्लासेस। That all depends on how many cases of COVID are coming up and how much people are hospitalized or dying, or how many people are surviving, or how much of us, how many of us will get COVID or not get COVID. It all depends on that. तो मतलब स्कूल वाले बंद कर दिए सर, ऑफलाइन ऑनलाइन, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है ना। हाँ, yes. सर हमारा वैक्सीनेशन परसों है स्कूल में। Oh, very nice. तुम 15 के हो गए हो? हाँ सर, वो स्कूल वाले बोले कि जो भी 2007 में पैदा हुआ है वो सारे एलिजिबल है, और 2008 में जो है वो एलिजिबल नहीं है। Okay. Cool, very nice. सर मेरा हो गया सर फर्स्ट डोज। किसका हो गया? मेरा सर हो गया। अरे congratulations. हाँ। Okay, next question. A field is in the form of rectangle of length 18 meter and width 15 meter. A pit 7.5 meter long, 6 meter broad and 0.8 meter deep is dug in a corner of the field, and the earth is taken out, is spread all over the remaining area of the field. Find out the extent to which the level of the field has been raised. Now this is a very amazing question. Mostly सारे टेक्स्ट बुक में होता ही है ये क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट भी है. इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है, इसको समझना है हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को. सो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है. ये रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ है 18 मीटर्स एंड विड्थ है 15 मीटर्स. इसमें एक कॉर्नर में एक ऐसा खड्डा खोदा है. इन अ कॉर्नर देयर इज अ पिट विच इज डग. ये जो पिट है उसके भी डायमेंशंस है. इसका लेंथ है 7.5 मीटर और इसका जो ब्रेड्थ है वो है 6 मीटर और इसका जो डेप्थ है वो है 0.8 मीटर. ठीक है, और इसमें से जो मिट्टी निकाली है ये खड्डे में से, ये बाकी के फील्ड के ऊपर स्प्रेड कर दी है. ये मिट्टी को बाकी के फील्ड पे स्प्रेड कर दिया. तो इससे क्या होगा पता है? बाकी का जो फील्ड है उसकी हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी, है कि नहीं? मिट्टी डालेंगे तो हाइट तो बढ़ेगी. तो कितनी हाइट उसकी इंक्रीज हुई है, रेज हुई है, ये हमें ढूंढना है. तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इक्वेशन यहाँ पे बनने वाला है. प्लीज नोट इट डाउन. आई एम गिविंग यू दिस आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का. तो तुम्हें लिखना ये है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट is equal to area of remaining field times the height raised. क्यों ऐसा रिलेशन और ये फॉर्मूला क्यों बनाया मैंने, इसको समझो थोड़ा. वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट मतलब कितना मिट्टी मैं उस खड्डे में से निकाल रहा हूं, उस पिट में से कितना मिट्टी मुझे मिल रहा है. तो दैट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट और डेप्थ ऑफ द पिट. दैट इज 7.5 टाइम्स 6 टाइम्स 0.8. ये जो खड्डा मैंने किया है उसके डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके मुझे वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट मिल जाएगा. अच्छा, दूसरा है एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड. देखो एरिया हमेशा दो डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन है, लेंथ और ब्रेथ, राइट. अब यहाँ पे मिट्टी निकाल के हम ये खड्डे में नहीं डाल रहे, बट उसके अलावा सारी जगह पे डाल रहे हैं.
सो एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड कैसे निकालेंगे? पूरे फील्ड का एरिया 18 टाइम्स 15 ये ले लेंगे, माइनस माइनस ये जो पिट का जो एरिया है, पिट के ऊपर का एरिया, दैट इज 6 इंटू 7.5, उसको माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा पता है? एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड, और मल्टीप्लाइड बाय हाइट कर देंगे, जो मुझे नहीं पता है कितनी हाइट रेज हुई। सो बेसिकली एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड है लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट, जो मुझे नहीं पता है। सो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। सो दोनों साइड जो वॉल्यूम के फॉर्मूला के टर्म्स में जो वैल्यूज है उसको मैंने इक्वेट कर दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई मत करना, इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है बताता हूँ। 7.5 टाइम्स 6 टाइम्स 0.8 इज इक्वल टू 18 टाइम्स 15। कोई बता सकता है 18 टाइम्स 15 कितना होता है? 18 multiplied by 15, anyone? 270. Thank you so much. Minus 6 into 7.5. 6 into 7.5. Sir, 45. Yes, it looks like 45. 15 by 2. 2 3s are. Yes, it is 45. 45 sir. You are right. Okay, अब 7.5 times 6 times 0.8 upon इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 270 minus 45. 220. 225. Is it 225? Yes sir. Yes, 270 minus 40 is 230 minus 5 is 225, और ये आएगी तुम्हारी हाइट, और ये हाइट आएगी मीटर्स में, बिकॉज सब कुछ मीटर्स में लिया है मैंने। इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये किससे कटेगा? 15 15 जा, 15 0.5 जा, ठीक है, 5 0.1 जा, 5 3 जा, एंड 3 2 जा, ठीक है। ये हो जाएगा 0.2 times 0.8, that is 0.16 meters. 0.16 meters is approximately 16 centimeters. मतलब वो पूरे फील्ड की हाइट will be raised by 16 centimeters. डायरेक्ट आंसर आ गया, बहुत ही शॉर्ट में डायरेक्ट आंसर आ गया। So this is the idea behind solving this kind of question. Please note it down everyone. 16th question is solved for you. Done, everyone? लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, so this is also done by me. 15th and 16th both are done by me. ठीक है, अब ये जो 17th वाला क्वेश्चन है वो रेट ऑफ फ्लो वाला क्वेश्चन है, जो हमने पहले एक इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो इसलिए मैं 17th वाला क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, अब जाके ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, जिसमें टोटल जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस है आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आउट ऑफ 17 10 क्वेश्चंस होमवर्क है 13B में से। ये सर पूरा 4 हमने उस दिन क्लास में ही कर दिए थे। वेरी गुड, उसमें से भी 4 तुमने कर लिए, तो अभी तुम्हारे लिए बचे हैं 6 क्वेश्चन, राइट? ठीक है ना? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं आज, दैट इज
your cylinder, right circular cylinder और for, हमारा एग्जाम भी पोस्टपोन sorry, एग्जाम पोस्टपोन हो गया, जो परसों था वो 10 को हो गया। कभी 10? यस सर। ज्यादा तो पोस्टपोन नहीं हुआ है, 6 दिन की बात है। या सो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूरा करके रखा है, इट्स इम्पोर्टेंट। मैं इसको साइड में रख देता हूँ, पता नहीं कभी काम आ जाएगा। एंड आई कैन गो हियर। सो वी आर on the third part where we are going to deal with cylindrical objects, and cylindrical objects के फॉर्मूला सारे हमें पता है, लर्न किए है ना सबने फॉर्मूला? ध्यान। Yes, sir. What is the curved surface area of cylinder? Dheer, curved surface area of cylinder. Jilmil. 2 pi RH. Very good. Ansh, what is the total surface area of cylinder? Sir, 2 pi RH R plus H, sir. So multiply by R plus H. फिर से बोलो। Sir, 2 pi RH and multiply by R plus H. गलत है, 2 pi r ब्रैकेट r प्लस h, 2 pi r h नहीं है, 2 pi r ब्रैकेट r प्लस h। 2 pi r को r प्लस h से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? दैट इज टोटल सरफेस एरिया। एंड गार्गी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? Pi R square H. करेक्ट, पाई आर स्क्वायर एच। अभी भी मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, जिसको भी फॉर्मूले याद नहीं है प्लीज रोज सुबह उठ के सारे फॉर्मूले लिखो 10 टाइम्स, तभी याद होंगे। ध्यान, धीर। नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे सॉल्व करोगे ये क्वेश्चंस को? आर यू गेटिंग इट? ध्यान। Please start memorizing. Next time if I ask you something and you cannot answer within 5 seconds, you will be writing 100 times. Remember that. So start memorizing or be ready to write 100 times. Okay, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होमवर्क में सीधे सीधे जाएंगे। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, राइट, ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच। हाइट दी है, बेस की रेडियस दी है, रेडियस और हाइट पता है, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 कुछ भी ले सकते हो क्योंकि बोला नहीं है। फॉर्मूला में वैल्यू डाल के सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये होमवर्क हो जाएगा। देखो, डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया है 28। अगर डायमीटर दिया है, इज माई वॉइस ब्रेकिंग फॉर एनीवन? नो, राइट? ओके। डायमीटर दिया है तो डायमीटर से तुम रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है? डायमीटर से तुम रेडियस निकाल सकते हो। और हाइट दी है तुम्हें, हाइट 40 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर से रेडियस निकल जाएगी। हाइट तुम्हें ऑलरेडी दी है। CSA और TSA पूछा है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। सेकंड वाला भी होमवर्क है तुम्हारा, नोट कर लो। जब मैं लेसन प्लान भेजूंगा तो तुम्हें तुरंत होमवर्क स्टार्ट करना है। वेरी गुड जिलमेन, बट मेक श्योर यू डू इट इन फेयर, ओके? A solid cylinder has a total surface area of 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो TSA दिया है, TSA है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, and its curved surface area is 1/3 of its TSA। मतलब curved surface area is 1/3 times TSA, that is 1/3 times 462। इसको सॉल्व करके कर्व्ड सरफेस एरिया भी मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में।
फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसकी रेडियस और इसकी हाइट ढूंढनी है। तो सबसे पहले तुम एक काम करो देखो तुम एक काम कर सकते हो, TSA का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h, ठीक है, और TSA की वैल्यू भी तुम्हें पता है 462 अपॉन CSA का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r h, ठीक है, इसकी वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लिखो 462 और यहाँ पे इसका 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 15 154 सो बेसिकली इनको कट करेंगे तो हमें वही आएगा 3/1। एनीवेज यहाँ पे r 2 पाई r कट जाएगा, सो ये r प्लस h विल बी इक्वल टू 3h, h वो साइड शिफ्ट हो जाएगा, r विल बी इक्वल टू 3h माइनस h, सो r विल बी इक्वल टू 2h। रेडियस हो गई ट्वाइस द हाइट, रेडियस हो गई 2 टाइम्स द हाइट, ठीक है। रेडियस और हाइट का रिलेशनशिप मुझे मिल गया है, इसको मैं कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, जैसे 2 पाई RH में भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। सो CSA इज 2 पाई RH, CSA की वैल्यू है 154, 2 पाई RH में R की वैल्यू डाल दूंगा 2h, सो 2 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू आ जाएगी 2h और h एज इट इज आ जाएगा। इसको सॉल्व करके मैं h निकाल लूंगा, इससे मुझे h मिल जाएगा और h की वैल्यू में वापस ये इक्वेशन में डाल के r निकाल लूंगा। कैन यू गाइस प्लीज सॉल्व दिस? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 विच वी आर डूइंग हियर इन द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज सॉल्व दिस वन, दिस इक्वेशन टू गेट वैल्यू ऑफ h, h की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल के r की वैल्यू निकालो, कम ऑन। मुझे तो हाइट 3.5 सेंटीमीटर आई, किसी को आ रही है हाइट 3.5 centimeters I am getting and radius is twice the height, so 2 times 3.5 मतलब 7 centimeter. So this is my answer. Height is 3.5 centimeter, radius is 7 centimeter. Please check your calculations. Okay, we are moving ahead. Okay. Fourth question, find the ratio between total surface area of a cylinder to its curved surface area, given that its height and radius are 7.5 meter and 7.5 centimeter and 3.5 centimeter respectively. So what you have to find is the ratio between TSA and CSA. TSA upon CSA ढूंढना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा तुम्हारा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क, वेरी सिंपल क्वेश्चन, TSA अपॉन CSA। इसमें पाई पाई तो सीधा कट होने वाला है, 2 पाई r सब कट होगा, देखो कैसे, 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h अपॉन 2 पाई r h, 2 पाई r कट, r प्लस h अपॉन h का रेशियो निकालना है, r भी है h भी है, वैल्यू डालो, सिंपली खत्म करो, कुछ भी नहीं है यार क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो मेटल सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स
ऑफ एक्सटर्नल रेडियस, ये जो एक्सटर्नल रेडियस लिखा है 8, दैट इज योर कैपिटल R, एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, ये हाइट है, इज 338 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है इसका टोटल सरफेस एरिया, और ये हॉलो सिलेंडर है. Taking R to be the inner radius, obtain an equation in R and use it to obtain the thickness of the metal in the cylinder. ये जो thickness मांग रहे हैं ना वो लोग, thickness you should know that when you are talking about a hollow cylinder, the thickness of hollow cylinder is this thing. This is the thickness. This is basically outer radius minus inner radius. That is the thickness. Because ये तुम्हारी inner radius है और ये तुम्हारी outer radius है. Outer minus inner करोगे तो तुम्हें thickness मिलेगी. Outer minus inner करोगे तो तुम्हें thickness मिलेगी. ठीक है? So basically इनर रेडियस तो चाहिए थिकनेस निकालने के लिए. इनर रेडियस कैसे निकालोगे? सो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दिया है हॉलो मेटल सिलेंडर का. आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है शायद. नहीं, ये वो नहीं है. हाँ, यही है. देखो, दिस इज द क्वेश्चन आई हैव सॉल्व्ड. सी, आई एम गिविंग यू अ हिंट. आई डोंट वांट यू टू कॉपी दिस. मैंने कैसे निकाला है ये स्मॉल r की वैल्यू, ये मैं तुम्हें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया है वो बताने के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ. ठीक है? सो देखो, TSA 338 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, आउटर रेडियस 8 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है, इनर रेडियस नहीं पता है. तो ये जो ओपन एंडेड हॉलो सिलेंडर है, इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होगा? तो ये होगा 2 पाई कैपिटल RH प्लस 2 पाई स्मॉल RH प्लस 2 पाई ब्रैकेट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. अब ये कैसे आया फॉर्मूला? ये मैंने तुम्हें जब फॉर्मूले डिराइव करके लिखवाए थे तब मैंने बताया था. 2 पाई कैपिटल RH इज योर आउटर CSA, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया. 2 पाई स्मॉल RH इज योर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. And 2 pi capital R square minus small r square is the area of the ring. वो जो रिंग बनती है ना हॉलो सिलेंडर में टॉप और बॉटम में, उसका एरिया है. 2 बार, ऊपर भी एक रिंग है, नीचे भी एक रिंग है, इसलिए 2. इसको मैंने सिंप्लीफाई किया 2 पाई को कॉमन निकाल के, और सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे ये वाला इक्वेशन आया. उसमें पाई की वैल्यू मैंने दोनों साइड से कट कर दी और मैंने कैपिटल R की वैल्यू डाल दी और H की भी वैल्यू डाल दी और इसको मैंने सिंप्लीफाई किया. जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई गॉट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया मैंने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करते हैं इफ यू रिमेंबर, तो मुझे R की वैल्यू 5 मिली. 5 मतलब रेडियस कितनी होनी चाहिए? इनर रेडियस 5 होनी चाहिए. ठीक है? इनर रेडियस 5 होगी और आउटर रेडियस 8 होगी, तो थिकनेस आएगी मुझे 8 minus 5 3 सेंटीमीटर. So what I am doing is I am giving this question to you as homework. You have to do as per my instruction. It is not difficult. It is lengthy but not difficult. ठीक है? So question number 5 is also homework for you. As per my instructions, please do it. Question number 6 पे जाते हैं. Let's consider this the last question for today. The diameter of a roller 1.5 मीटर लॉन्ग. एक रोलर है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर, तो इसकी हाइट कितनी होगी? बेसिकली ये रोलर की लेंथ है. रोलर ऐसा होता है, देखो, दिस इज द रोलर, इसकी लेंथ है कितनी है? लेंथ इसकी 1.5 मीटर. तो बेसिकली इसकी हाइट दे रहे हैं वो लोग 1.5 मीटर और इसका डायमीटर 84 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 42 सेंटीमीटर. अब हाइट मीटर में है, रेडियस सेंटीमीटर में है, तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो जिसको भी चाहिए, वो हम देख लेंगे किसको कन्वर्ट करना है. इफ इट टेक्स 100 रिवोल्यूशंस टू लेवल अ प्लेग्राउंड. ऐसे रोलर को मैं एक प्लेग्राउंड के ऊपर घुमा रहा हूं और वो 100 टाइम्स उसको
रिवोल्यूशंस हो रहे हैं उसके प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर। तो अगर ये रोलर 100 टाइम्स रिवोल्यूशन लेता है, 100 टाइम्स रिवोल्यूशंस लेता है, तो क्या होगा पता है? इसकी जो कर्व सरफेस है, इसकी जो कर्व सरफेस है, दैट कर्व सरफेस विल गो अराउंड द होल प्लेग्राउंड 100 टाइम्स। मतलब बेसिकली मुझे इसका सी ए से निकालना पड़ेगा और इसके सी ए से को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके पूरा ग्राउंड कवर होगा, पूरे ग्राउंड का एरिया मिलेगा। सो लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, सो वी कैन से दैट देयरफॉर एरिया of playground, please note it down, this is the 6th question which we are doing. Area of playground is equal to CSA, curved surface area of the cylinder, times 100, curved surface area of the cylinder times 100। ठीक है, सो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच टाइम्स 100, 2 टाइम्स 22/7 टाइम्स हाइट, सॉरी रेडियस है इसकी 42, वेट। इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, सर हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पे पहले। हाँ इसको मीटर स्क्वायर में पहले ही कन्वर्ट करके रख सकते हैं। सो ये हो जाएगा 0.42 मीटर्स। ठीक है, सो 2 टाइम्स 22/7 टाइम्स 0.42 टाइम्स 1.5 टाइम्स 100। ठीक है, ये हो जाएगा 0.06 0.06 43156 MB। सॉरी कुछ नहीं, ओके 0.06 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। सो 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 1.5, 6 इंटू 1.5 करोगे तो 9 आएगा। सो 2 इंटू 22 इंटू 9, दैट इज 44 टाइम्स 9, कितना होता है ये? थ्री 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? सेंटीमीटर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर? मीटर स्क्वायर, हमने सब मीटर में लिया है ना। यस 396 मीटर स्क्वायर, 396 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। अब उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट जब पूछ रहे हैं वो लोग तो कॉस्ट का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। कॉस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, और क्वांटिटी इस केस में क्या है? एरिया। सो रेट इज 0.5 रुपीज, एरिया है 396, कितना आएगा? 396 का हाफ कर दो, कितना होगा ये? 198। सही है ना? इज इट 198? प्लीज चेक 396 डिवाइड बाय 2, यस सर। रुपीज 198, ये हो जाएगी तुम्हारी कॉस्ट। एक बार हम चेक कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन का आंसर रुपीज 198 करेक्ट है। प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोलर वाला क्वेश्चन आता ही है जनरली, और इसमें बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि ये रोलर जब 100 टाइम्स घूमेगा तो अपने कर्व सरफेस एरिया कवर करेगा वो 100 टाइम्स पूरे प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए। तो उसके कर्व सरफेस एरिया को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे ग्राउंड का एरिया मिल जाएगा। और कॉस्ट अगर निकालनी है लेवलिंग की तो एरिया टाइम्स रेट कर दो तो कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ओके गाइस, सो आज अपना लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। हमने ये 6th क्वेश्चन यहीं पे कर लिया है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू मार्क इट ओवर हियर। सो 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज 6 आर होमवर्क फॉर यू, where I have explained the 5th question with the solution in detail, but करना तुम्हें है, तो वो तुम करो।
तो नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक अपना नेक्स्ट वीक ही होगा, मंडे राइट? मंडे हाँ, तो नेक्स्ट मंडे हम लोग, ये इतना हो जाना चाहिए तुम लोग का। 7 से आगे हम लोग नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?